आप सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट यूनिट के बारे में। ठीक है, व्हाट इज इनपुट यूनिट? ठीक है, इनपुट यूनिट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत से लोग समझते हैं इनपुट यूनिट का मतलब जो है इनपुट डिवाइस का मतलब भी वही है। अरे यार नहीं यार, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है यार, वरना फालतू में थोड़ी ना यहाँ पे इनपुट यूनिट एक लिखता है, इनपुट डिवाइस एक लिखता है। नहीं ना, इनपुट यूनिट का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जितने भी इनपुट डिवाइसेस है ना, उन सभी डिवाइसेस को मिलाकर उनको कहा जाता है इनपुट यूनिट। ठीक है, अगर किसी एक इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, अगर मैं खाली कीबोर्ड बोलूँगा तो वो इनपुट यूनिट के अंदर नहीं जाएगा, वो जाएगा इनपुट डिवाइस के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे अगर बोलूँगा कीबोर्ड माउस प्रिंटर प्रोजेक्टर, ये सब अगर मैं आपसे बोलूँगा तो ये सब जाएंगे इनपुट यूनिट के अंदर। समझे? ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स, मतलब समझ गए, सारे इनपुट डिवाइस को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसको कहा जाता है इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट इज एन इंटरफेस इन बिटवीन मैन एंड मशीन। ठीक है, ये जो इनपुट यूनिट जो होते हैं, ठीक है, सॉरी गाइस, उस टाइम में जो मैंने आपको प्रिंटर प्रोजेक्टर बता दिया वो एक्चुअली आउटपुट डिवाइसेस थे, इनपुट नहीं थे। इनपुट आपके कीबोर्ड चला जाएगा, माउस चला जाएगा, माइक्रोफोन चला जाएगा। तो ये सारे जो इनपुट यूनिट है ना, ये लोग इंटरफेस करते हैं मैन एंड मशीन के बीच में। मैन एंड मशीन के बीच में ये लोग इंटरफेस करते हैं, यानी कि एक माध्यम। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही आप कंप्यूटर से रिश्ता नाता जोड़ सकते हो, वरना इनके बिना आप डायरेक्टली थोड़ी ना आप सीपीयू में हाथ घुसा के कैलकुलेटर मार दोगे 5 into 3। ये तो नहीं हो सकता ना, समझ पा रहे हो कुछ? इनपुट यूनिट इज एन इंटरफेस, इंटरफेस यानी कि माध्यम। ठीक है, इंटरफेस का मतलब होता है यहाँ पे माध्यम। किसके बीच में? बिटवीन मैन एंड मशीन, इंसान और मशीन के बीच में ये एक कॉम्बिनेशन बनाता है। कौन बनाता है? इनपुट यूनिट। ओके, मैन कैन इंटरेक्ट विद द मशीन बाय द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट। एक इंसान केवल और केवल मशीन के साथ रिश्ता जोड़ सकता है इन्हीं इनपुट यूनिट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, इनपुट यूनिट के द्वारा ही एक इंसान अपना नाता जोड़ सकता है, कि अपना रिश्ता जोड़ सकता है मशीन के द्वारा, मशीन के साथ में। इनपुट यूनिट अलाउज द यूजर टू प्रोवाइड सम डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, इनपुट यूनिट के द्वारा ही यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कि कीबोर्ड के द्वारा वो लिख सकता है 5 into 3। ठीक है, माउस के द्वारा वो जो क्लिकर होता है उसको वो इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ भाई तू ये फाइल खोल, तो ये इसको सिलेक्ट कर, इसको क्लिक कर। ठीक है, माउस के द्वारा क्लिकर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कीबोर्ड के द्वारा मैं ये 5 into 3 इक्वेशन लिख सकता हूँ। ये सब कैसे हो पा रहा है? ये सब मुमकिन हो पा रहा है इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि तुझे ये काम करना है, वो काम करना है। ठीक है, माइक्रोफोन से आप वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि आप भी एक तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ठीक है, इनपुट यूनिट समझ गए। नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस तो ईजी है, द डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंसर्ट और एंटर द डाटा कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एक यूज़र केवल इन्हीं डिवाइसेस के द्वारा ही कंप्यूटर में डाटा को एंटर कर सकता है। एग्जांपल आपके सामने है ये सारे।
तो अब वो इनपुट डिवाइसेस देख लो, ये सारे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक जो मैंने कल आपको बताया था गेमिंग में यूज़ होता था पहले के ज़माने में, बारकोड स्कैनर, ट्रैक बॉल भी वही जॉयस्टिक की तरह, ये आज के लिए यूज़ नहीं होता। OCR, माइक्रोफोन, लाइट पेन का मतलब समझते हो? अभी जो मैं आपसे मतलब जिस डिवाइस के यूज़ करके मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, टच पेन, स्टाइलिश पेन, उसको कहा गया है यहाँ पे लाइट पेन। तो ये सारे हैं इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ओके, समझ गए इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं। नेक्स्ट चलो, आउटपुट यूनिट। वहीं आउटपुट यूनिट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं, मतलब हमें जो रिजल्ट चाहिए कंप्यूटर से, वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा ही, मतलब यानी कि आउटपुट यूनिट से ही हमें रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, आउटपुट यूनिट इज़ एन इंटरफेस आउटपुट यूनिट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन मशीन एंड मैन। ये भी वही, आउटपुट यूनिट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन मशीन एंड मैन, मतलब ये भी वही, मशीन और मैन। इनपुट यूनिट क्या था? मैन और मशीन के बीच में। आउटपुट यूनिट क्या है? मशीन और मैन के बीच में। क्योंकि आउटपुट यूनिट मतलब हमें रिजल्ट चाहिए ना, हमें रिजल्ट चाहिए। इनपुट यूनिट से क्या था? हम डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को भेज पा रहे थे। आउटपुट यूनिट से क्या है? जो डाटा या जो रिजल्ट हमने कंप्यूटर को भेजा था या एनीथिंग, वो कंप्यूटर हमें एक रिजल्ट देगा। कोई प्रिंट आउट निकालना है या फिर कोई वीडियो देखना है प्रोजेक्टर के थ्रू, तो वो हमें रिजल्ट निकाल के देगा। तो इसलिए वो मशीन और मैन के बीच में वो जो है इंटरफेस करता है, एक माध्यम। ठीक है, इंटरफेस का मतलब आप ये समझ लो, माध्यम। ठीक है, थ्रू आउटपुट यूनिट कंप्यूटर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। जैसे मैंने बोला, कंप्यूटर से जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, वो हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू ही हमें मिलता है। ठीक है, स्क्रीन पे तो दिखता है, स्क्रीन तो वैसे भी आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट बोथ वर्क्स वो करता है, लेकिन रिजल्ट आपको आउटपुट यूनिट से ही मिलेंगे। आप कीबोर्ड से थोड़ी ना देख सकते हो। जो पेज, मान लो मुझे एक पेज मुझे निकालना है कंप्यूटर से, कीबोर्ड से तो नहीं निकल सकता है, ना कि माउस से, ना कि जॉयस्टिक से। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन देने के काम में आते हैं, ये सब डाटा देने के काम में आते हैं, ना ही आउटपुट निकालने के काम में आते हैं, रिजल्ट देने के काम में ये सब नहीं आते। ओके, आउटपुट यूनिट समझ गए? समझने के बाद इसमें कुछ था ही नहीं। इनपुट यूनिट क्लियर हो जाओगे, आउटपुट यूनिट बस, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, द डिवाइस थ्रू विच यूज़र गेट्स द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। वही बात, कंप्यूटर से इंसान जो रिजल्ट प्राप्त करता है, वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही वो रिजल्ट प्राप्त कर पाता है। ठीक है, ऐसे ही कीबोर्ड के थ्रू तो वो रिजल्ट नहीं पाएगा। एग्जाम्पल्स देख लो, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, एट्सेट्रा। पिक्चर देख लो यहाँ पे, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर। ये वैसे मे बी यहाँ ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप आउटपुट पा सकते हो। इनसे आप डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। आप प्रिंटर से डाटा का इंसर्ट कर सकते हो ना, प्रोजेक्टर से ना, स्पीकर से ना। मुझे गाना बजाना है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस। मुझे एक मूवी देखना है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस। मुझे एक प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। और ये तो छोड़ो, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ये जो मॉनिटर, ये बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब बढ़ेंगे मेन चीज़, मेमोरी के ऊपर। व्हाट इज़ मेमोरी? इसके ऊपर बस एक डायग्राम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस यार यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है। ये जो मेमोरी है ना, ये टू कैटेगरीज की है। एक होता है रजिस्टर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एक है मेन मेमोरी। ठीक है, अब ये जो मेन मेमोरी है ना, ये दो भागों में फिर बांटा गया है। एक है प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ऑप्शनल। देखो, अब लोग मन में क्वेश्चन तो आता होगा कि भैया जब
कंप्यूटर में जब कंप्यूटर में पहले से ही मेमोरी जो है वो इंसर्ट है, तो हम फिर दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी क्यों घुसाएं? लाइक यूएसबी, टीएफ कार्ड, या जिसे मेमोरी कार्ड भी कहते हो आप अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड डलवाते हो ना, वहीं उसको टीएफ कार्ड भी कहा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्या पड़ी? देखो, जो प्राइमरी मेमोरी है ना, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, या हाँ, हार्ड डिस्क हो गया या रैम हो गया, कुछ डाटा ऐसा होते हैं जो कि आपको कंप्यूटर में रखना है, कुछ डाटा ऐसा होता है जो कि कंप्यूटर में कई बार ऐसा होता है कि जो डाटा सरकार मतलब समझ रहे हो, जो कंपनी वाले जो मेमोरी सिस्टम में प्रोवाइड करवाते हैं, वो मेमोरी हमारे लिए इनफ नहीं होता है। ठीक है, वो जो मेमोरी दिया जाता है हमें, वो मेमोरी एक्चुअली हमारे लिए इनफ नहीं होता है, इसलिए हमें बाहर से सेकेंडरी मेमोरी भी परचेस करना पड़ता है। लाइक यूएसबी, एफ एम बोल रहे हो, टीएफ कार्ड, ये सब हमें बाहर से ही परचेस करना पड़ता है ताकि एक्स्ट्रा स्टोरेज हमें मिल सके। और ये थोड़ा आसान भी होता है कि मान लो हमें कोई डॉक्यूमेंट कहीं, हमारे कंप्यूटर में तो हम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उसको हमने सेकेंडरी मेमोरी यानी कि यूएसबी में स्टोर कर दिया, और फिर हमें जाके हमारे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है, तो हम यूज़िली यूएसबी में यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी में जो फाइल हमने सेव करके रखी होगी, उसको हम इजीली ऑफिस में ले जाकर, छोटा सा डिवाइस होता है, पॉकेट में रहेगा, घुसा देंगे और आराम से हम अपना प्रेजेंटेशन दे सकेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। वरना यूं तो जो प्राइमरी मेमोरी है, इससे आप थोड़ी ना इतने बड़े सिस्टम को आप पूरा ट्रक में भर के लेके जाओगे। केवल बस 10 मिनट का प्रेजेंटेशन के लिए पूरा घर से कंप्यूटर को उठा के लेके जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी का यही एक और फ़ायदा भी है। ठीक है, अब जो प्राइमरी मेमोरी है उसको दो भागों में बांटा गया, एक रोम, एक है रैम। ठीक है, रोम और रैम चैप्टर जिस दिन पढ़ाया जाएगा ना आपको, भाई साहब कसम से बोल रहा हूँ, उस दिन अगर आपका डाउट रह जाए ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, कल रोम एंड रैम नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि मेरा हर एक चैप्टर में 2-2 दिन करके चलता हूँ। ठीक है, तो कल में भी फिज़िक्स या केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर आ सकता है। फिज़िक्स का ज़्यादा ऑप्शन है, ज़्यादा चांसेस है फिज़िक्स के आ सकते हैं कल। ठीक है, तो आईटी देखेंगे फिर नेक्स्ट किसी दिन आईटी आता है तो। अभी के लिए आप समझो, रोम 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 का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे ज्ञान दे देता हूँ, यानी कि जो इसमें जो होगा ना गाइज, इसमें जो डाटा होगा वो केवल आप रीड कर सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने का परमिशन नहीं दिया गया है। चेंज आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक बार डाटा घुस गया तो घुस गया। ठीक है, उसका उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते बाद में, एक बार डाटा घुस गया तो घुस गया। और एक है रैम, आपने मोबाइल में देखा होगा 6 GB रैम, 7 GB रैम। रैम का एक्चुअली काम क्या है? देखो, रैम रैम अभी मैं आपको कैसे बताऊँ, रैम अभी बताऊँगा ना आप 10 मिनट लगेगा रैम पूरा। रैम आप ऐसा समझ लो, आपका रैम, मान लो ये जो मोबाइल है मेरा, ये 6 GB रैम है इसमें। ठीक है, इस मोबाइल में रैम जो है वो 6 GB का है, यानी कि सपोज रात को मुझे डाटा ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं प्ले स्टोर ओपन करके वहाँ पे डाउनलोड मार दूँगा, उसको मैं बैकग्राउंड में रख दूँगा, या और फिर मैं यूट्यूब से, यूट्यूब बता रहा हूँ, मैं स्पॉटिफाई से गाना चला दूँगा, वो भी बैकग्राउंड में रह जाएगा। और फिर मैं अपना एक पावर पॉइंट, ये जो स्लाइडर्स आप देख रहे हो, ये मैं पावर पॉइंट बनाता हूँ, तो ये पावर पॉइंट में बना रहूँगा, यानी कि बैकग्राउंड में देखो मेरे कितने सारे ऐप्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब रैम की वजह से। रैम का मतलब है, आप, ये एक ऐसा मेमोरी है जो कि आप मतलब रैम पर ही आप सारे काम कर रहे होते हो। ठीक है, जो भी चीज़ बैकग्राउंड में रन करता है ना,
वो रैम की वजह से ही रन करता है। ठीक है, यानी कि आप रैम के थ्रू ही आप जो है सारी चीज़ें आप बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग कर पा रहे हो। जैसे कि मैं बैकग्राउंड में मेरे ऐप्स कुछ इंस्टॉल हो रहे हैं, गाना बज रहा है बैकग्राउंड में, और मैं यहाँ पे मेन स्क्रीन पे मैं जो है पावर पॉइंट में बना रहा हूँ। ठीक है, 3-4 काम एक साथ में हो रहा है। कैसे हो रहा है? रैम की वजह से हो रहा है। रैम ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि आप जो है 3-4 काम को एक साथ में कर सकते हो। ठीक है, और ये जो 6 GB 8 GB रैम, रैम जितना बड़ा होगा आप उसी हिसाब से ज़्यादा काम एक साथ में कर सकते हो। ठीक है, और मान लो मुझे कई बार वीडियोस को एडिट करना पड़ता है, तो एडिटिंग में क्या होता है, घंटों लग जाते हैं। तो मैं उस एडिटिंग को मैं बैकग्राउंड में रख दूंगा और फिर मैं अपना पावर पॉइंट कर दूंगा, तो एक साथ में मेरा टाइम भी बच जाता है। तो रैम जितना बड़ा होगा आपका काम करने का स्पीड और प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्टली हो पाएगा। ठीक है, तो यही रैम का मेन मकसद होता है। रैम का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होगे, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कई बार लोगों को डाउट होता है कि यार रैम में क्या रखा है। अरे यार, रैम में ही बहुत कुछ रखा है। आप जो भी काम करते हो ना वो रैम के अंदर ही रह के करते हो, आपको मालूम नहीं चलता है। लेकिन जो भी आप रन हो रहे होते हैं ना वो रैम के अंदर ही हो रहे होते हैं। ठीक है, वेल, अब ये जो रैम है ना, इस रैम को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका स्टैटिक रैम, एक होता है आपका डायनामिक रैम। ठीक है, ये जो स्टैटिक रैम जो है ना, स्टैटिक रैम जो है ना, कुछ डाटा इसमें है इतनी आसानी से इरेज नहीं कर सकते। देखो, रोम में बहुत मुश्किल होता है, डाटा को इरेज इतनी आसानी से नहीं किया जाता रोम में। ठीक है, तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर रोम में जब डाटा को हम इरेज ही नहीं कर सकते, केवल इंसर्ट कर सकते हैं, तो रोम को दिया ही क्यों गया है? रोम को एक्चुअली आपके लिए नहीं दिया गया, वो एक्चुअली कंपनी के लिए दिया गया। क्योंकि देखो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि केवल रोम में, देखो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ किए होते हैं जो कि रोम में सेव किया जाता है। आप चाह के भी उसको इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको इरेज करने के अलग अलग ट्रिक्स है जो कि मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। इसको 4 ट्रिक्स हैं इसको इरेज करने के। ठीक है, पहले के ज़माने में खाली रोम था, यानी कि एक बार आपने उसमें डाटा इरेज, मतलब एक बार आपने उसमें डाटा इंसर्ट कर दिया, यानी कि डाटा घुसा दिया, फिर उसके बाद में मान लो डाटा फिर आपको उसमें कुछ निकालना है तो आप निकाल नहीं सकते, पूरा फेंकना पड़ेगा रोम को। वो कुछ काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के अनुसार रोम में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए, रोम को 4 कैटेगरी में बांटा गया, जिससे कि आप 4 उपाय से आप रोम को इरेज कर सकते हो, उसमें जो डेटा रखा है उसको आप इरेज कर सकते हो। वेल, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे रैम के बारे में। ये जो स्टैटिक रैम है और डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम क्या है? मान लो कि मैं एक वीडियो है, मैं उसको एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायनामिक रैम क्या होगा? देखो, रैम सीधा संपर्क जोड़ता है हार्डवेयर से, हार्डवेयर बता रहा हूँ, हार्ड ड्राइव से। ठीक है, रैम सीधा संपर्क रखता है हार्ड ड्राइव से। यानी कि मान लो मैं एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, बिजली चला गया, तो वो जो रैम होगा ना वो उसमें कुछ भी सेव नहीं था। तो वो जो एडिट पूरा का जो है, लगभग मेरा सारा काम खत्म हो चुका था। तो पूरा का पूरा जो एडिटिंग था, जैसे ही बिजली कट ऑफ हो जाएगा, पूरा का पूरा जो मेरा मेहनत था वो हार्ड ड्राइव में चला गया। ठीक है, तो बस गई भैंस पानी में, सारा मेरा मेहनत बेकार गया। जब बिजली आएगा तो जब मैं वापस उस पेज में जाऊंगा कुछ भी नहीं होगा उस पेज में। यानी कि डायनामिक रैम का मतलब क्या होगा? टेम्पोररीली आएगा जाएगा। मेन डर रहता है बिजली का, बिजली कट आउट होते ही डायनेमिक रैम से डाटा सारा गायब। ठीक है, हाँ, अगर उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, सेव एज, सेव। ठीक है,
मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक वीडियो है यहाँ पे, मैं इसको जो है एडिट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है एडिट का। मैं सपोज्ड मैं एडिट करते करते यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मुझे डर है कि कहीं बिजली कट ऑफ ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेव एज का, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेव एज का। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सेव एज को दबा दूँगा, ठीक है। सेव एज दबाने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि मतलब आपको एक नाम चूज़ करने का आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। बोला जाएगा कि आप इस फाइल को कौन से नाम से आप सेव करना चाहते हो। तो मान लो मैं इसको एडिटिंग के नाम से मैं इसको रखूँगा नाम, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा सेव हो जाएगा। अब मान लो बिजली चला भी गया ना, तो जैसे भी जब भी आप बिजली आएगा, जब भी आप पेज को खोलोगे ना, तो जहाँ तक आपने सेव किया था वो वहाँ तक दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। मेहनत इतना पानी में नहीं जाएगा। लेकिन मान लो मैं फिर थोड़ा सा आगे आया, यहाँ तक आया, और मुझे फिर अचानक से डर होने लगा कि कहीं बिजली वापस से ना चली जाए, तो मैं दोबारा से सेव एज नहीं मारूंगा। सेव एज एक बार क्या आता है, मैं इस बार क्या करूँगा, सेव मारूंगा। सेव जैसे ही मारूंगा, यहाँ से वो वीडियो चला जाएगा सेव एज में, ठीक है। ये वीडियो भी इसी के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये डायनामिक रैम का ये है। लेकिन जो स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैम का क्या है, आप एक बार उसको सेव कर दोगे ना, तो जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते, इसमें फिर भी थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है। इसमें फिर भी थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन यार ये जो स्टैटिक रैम है ना, जब तक आप कमांड नहीं देते हो तब तक इसका कुछ भी नहीं हो सकता। स्टैटिक रैम आपने वॉशिंग मशीन में देखा होगा। मान लो आपने 10 मिनट का टाइमर लगा के आप चले गए बाहर, टीवी देखने लग गए, या आप कहीं बाहर चले गए, या कोई अदर काम करने लग गए, अचानक बिजली चला गया। आपने 10 मिनट का टाइमर दिया था, वो 5 मिनट घूम चुका था। लेकिन नहीं, वो काम रोम का है, वो काम रोम का है, रैम का नहीं। रैम आप ऐसा समझ लो, रैम देखो, ये जो स्टैटिक रैम है ना, स्टैटिक रैम एक ही बार में सेव होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन जो स्टैटिक रैम होगा ना, वो डायरेक्टली सेव हो रहा होगा, उसमें आप जो भी टाइप करोगे वो सेव हो रहा होगा। वहाँ पे आपको सेव है जो वगैरह को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टैटिक रैम में चीज़ें सेव हो रही होंगी। जब तक आप नहीं कहते, तब तक चाहे आंधी आ जाए, भूचाल आ जाए, भाई डाटा इरेज होने वाला नहीं है। जब तक मालिक परमिशन नहीं देता है, तब तक स्टैटिक रैम से डाटा इरेज नहीं होने वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा सेफ माना जाता है। लेकिन डायनेमिक रैम, इसका नाम ही देखो डायनेमिक, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, इसका स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, ओके। तो आप समझ गए इनके कैटेगरीज। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ओके। सेकेंडरी मेमोरी तो मैंने आपको बता दिया, यूएसबी टीएफ कार्ड, इसमें इतना कुछ है नहीं, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मेमोरी। तब से मैं तुम्हें चिल्ला ही रहा हूँ, मेमोरी क्या है, मेमोरी क्या है। चलो यही भी ख़त्म करते हैं। मेमोरी इज़ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन इंटीग्रेटेड चिप। सिलिकॉन ही क्यों, आपने उसमें गोल्ड चिप देखे होंगे ना, वो गोल्ड एक्चुअली गोल्ड नहीं है। गोल्ड तो है, लेकिन उसमें सिलिकॉन भी इंक्लूडेड है। सिलिकॉन एज ए सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब समझते हो, सोलर पैनल वीडियो देखो। सोलर पैनल में मैंने सिलिकॉन के ऊपर पूरा डिटेल में बताया था कि सिलिकॉन को हर जगह पे क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, चाहे वो सोलर पैनल हो, सिलिकॉन को क्यों यूज़ किया जाता है। मैं सीधा लेकर लोहे को घुसा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। वो वीडियो देखो, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो आप खुद ही देखो, 24 मिनट का हो चुका है। डेटा मेरा वैसे ही आधा आधी ख़त्म हो चुका है। मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डाटा, ये तो हम सभी को मालूम है। मेमोरी में डाटा इज तो स्टोर करेंगे हम, थोड़े ना हाथी घोड़े को स्टोर करेंगे वहाँ पे, डाटा को स्टोर करेंगे। एंटायर मेमोरी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, एक है रजिस्टर, एक है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी,
प्राइमरी मेमोरी जो तब से मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। रजिस्टर का मतलब क्या हुआ? देखो रजिस्टर मैंने कल ही आपसे बताया था ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको रजिस्टर के बारे में बताया था। वेल, रजिस्टर इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी लिखना था, मैंने यहाँ पे मेमोरी लिखा नहीं है। स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी विच रिसाइड्स इन सीपीयू। ये रजिस्टर जो है ना, ये सीपीयू के अंदर ही रहता है, ठीक है। टेम्पोररी मेमोरी, जैसे कि मान लो मैथ्स का एक इक्वेशन 5 × 3, ये रजिस्टर के अंदर रहेगा, ठीक है। आलू देखेगा, अच्छा 5 × 3 दिया गया, वो वहाँ पे कैलकुलेशन कर देगा, आंसर आ जाएगा 15। ये 15 जाएगा रजिस्टर के पास में, रजिस्टर भेज देगा कंट्रोल यूनिट के पास में, एंड कंट्रोल यूनिट भेज देगा स्क्रीन पे, यानी कि जो आपका ये यानी कि जो आपका आउटपुट डिवाइस है वहाँ पे भेज देगा, ठीक है। रजिस्टर का काम यही है, रजिस्टर टेम्पोररी मेमोरी है, ओके। तो ये सीपीयू के अंदर रहता है। रजिस्टर इज यूज्ड बाय द सीपीयू टू स्टोर द डाटा टेम्पोररीली। जो मैंने अभी बताया, डाटा को केवल थोड़ी देर के लिए स्टोर करना पड़ता है, उसको हार्डली 2 से 3 सेकंड के लिए। रजिस्टर में आप फाइल स्टोर करके नहीं रख सकते, आप ही का लॉस है। फाइल कहाँ डिलीट हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेन मेमोरी। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द डाटा परमानेंटली और टेम्पोररीली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, ठीक है। रोम को इसमें मत समझ लेना, रोम में कंपनी देगी, रोम आपके यूज़ के लिए नहीं है, रोम कंपनी के यूज़ के लिए है, ठीक है। रोम में आपको एक और बात बता देता हूँ, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो कि अगर बाय चांस डिलीट हो जाता है आपके द्वारा गलती से, तो कंप्यूटर भाई साहब स्टार्ट ही नहीं होगा। उसको स्टार्ट करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होता है जो कि रोम के अंदर ही स्टोर्ड होता है, वो रैम के अंदर स्टोर नहीं किया जाता, ठीक है। तो मेन मेमोरी में आप इतनी आसानी से इरेज नहीं कर सकते, मतलब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। मेन मेमोरी डायरेक्टली आप रजिस्टर की तरह डायरेक्टली डाटा इरेज नहीं होगा, ठीक है। या तो थोड़ी देर के लिए या तो पूरा जीवन भर के लिए ही आप डाटा जो है वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मेन मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, देखो मैंने पूरा पूरा डायग्राम के थ्रू पूरा आपको समझा दिया है, तो मैं दोबारा से फिर से बकना नहीं चाहता। प्राइमरी मेमोरी इट इज़ द इनबिल्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर रहता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज फिक्स्ड इनटू द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट बताया था मैंने। प्राइमरी मेमोरी इज 2 टाइप्स, वन इज रोम, सेकेंडरी इज रैम। यहाँ पे ये देख लो, इसे कहा था रजिस्टर, ठीक है। 4 चिप लगे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर करेगा, ठीक है। और ये मेन मेमोरी है जिसे आप रैम भी कहते हो, ये रोम नहीं है, रैम है। रोम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। ये रैम है, ओके। रैम या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी आप जो भी इसे कह सकते हो, ये आपका रजिस्टर है, ओके। तो यहाँ तक आप समझ गए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड आज वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आज सुबह से मैं थोड़ा सा बिजी था। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के क्लास में, ओके। बाय बाय।